स्टूडेंट्स, आज हम +1 के 6 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 6 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा और 6 चैप्टर का नाम देख लेते हैं। फर्स्ट 6 चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, तो चैप्टर का नाम एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो जब हम इसका पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं तो हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, इनको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले इन्हीं को समझ लेते हैं कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कंस्ट्रेंट, हमारे क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया जाएगा कंस्ट्रेंट। इसका दूसरा नाम भी है इन इक्वेशन। कंस्ट्रेंट को हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं इन इक्वेशन। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जिसमें इक्वल टू की जगह ये सिंबल हो, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन चारों सिंबल में से कोई भी एक सिंबल आपको एक्सप्रेशन में मिले तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप बोलेंगे कंस्ट्रेंट। आप उसको इनइक्वेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें यही वर्ड बोलें, कंस्ट्रेंट, CONS, कंस्ट्रेंट। तो जब भी कभी किसी एक्सप्रेशन में एक्स और वाई की टर्म्स में है, सपोज ये है, ये हमने ये लिखा हुआ है, तो इसमें इन चारों में से कोई एक साइन मिला जिसको, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इस सिंबल को हम बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। जिस भी एक्सप्रेशन में इन चारों में से कोई एक सिंबल मिले, चारों नहीं मिलेंगे एक ही टाइम में, कोई एक सिंबल मिले, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलेंगे फिर कंस्ट्रेंट। फिर सीखते हैं, वर्ड यूज करेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन। दोबारा से चेक कर लीजिए, क्लोज्ड हाफ प्लेन। इसके साथ साथ एक वर्ड और यूज करेंगे ओपन हाफ प्लेन। इसमें ईडी लगेगा लेकिन इसमें ओपन कोई नहीं बोलेगा, ओपन हाफ प्लेन ही बोलेंगे आप। इसमें ईडी लगा है तो कहीं आप इसमें भी ईडी लगा के बोलना शुरू कर दें ओपन हाफ प्लेन। नो, इस शब्द को आप अवॉइड करेंगे, ओनली ओपन हाफ प्लेन और ऊपर बोलेंगे आप क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो इस शब्दों का क्या मीनिंग होता है कि कब हमें क्लोज्ड हाफ प्लेन वर्ड यूज करना है, कब हमें ओपन हाफ प्लेन वर्ड यूज करना है। अगर कंस्ट्रेंट में आपको लेस देन इक्वल टू भी मिले या ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन में से कोई भी एक मिले, तब हम ऐसे जिसमें इक्वल टू साथ में हो, यहां ग्रेटर देन के साथ भी इक्वल टू है, लेस देन के साथ भी इक्वल टू है, तो जब इक्वल टू का सिंबल भी साथ में हो तो ऐसे कंस्ट्रेंट को हम बोलेंगे, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन। और जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस का, चाहे इस तरीके के क्वेश्चन का, चाहे इस तरीके के क्वेश्चंस का, तो हमेशा डार्क लाइन से ग्राफ बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर यहां पर दोनों में इक्वल टू है तो जब आप ग्राफ लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ लाइन आप डार्क लाइन ग्राफ लाइन ड्रा करेंगे। ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन वो होता है जब हम कंस्टेंट को लिख रहे हैं और उसमें इक्वल टू का सिंबल साथ में ना हो, ओनली ग्रेटर देन का सिंबल हो या ओनली लेस देन का। जब इन दोनों में से कोई एक सिंबल आपको दिखे तब आप इस तरीके के प्लेन को बोलेंगे ओपन हाफ प्लेन। और इस तरीके के प्लेन में आपको डॉटेड लाइन लगानी होगी, डॉटेड लाइन। आप डार्क लाइन नहीं यूज कर सकते, इसमें आपको डॉटेड लाइन यूज करनी पड़ेगी। फिर ट्रू फॉल्स समझते हैं कि ट्रू फॉल्स कैसे समझना है। इनइक्वालिटी सिंबल लगा हुआ है तो आपको समझना है कि ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। लोअर क्लासेस में भी आपने ये 7th 8th में फिल इन द ब्लैंक्स फिल किए हुए हैं। तो 1 और 0, और 0 की तरफ 1 इज ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा है। तो इनमें आपको जब भी चेक करना है कि मैं इसके लिए ट्रू बोलूं या फॉल्स, तो आपको दोनों में से ये डिसीजन लेना है कि स्मॉलर कौन है। आपको पता लग रहा होगा कि 1 और 0 में स्मॉलर वैल्यू है 0। अगर 0 की तरफ ही एरो है तो फिर आप उसको ट्रू लिखेंगे, मतलब एरो हमेशा छोटी वैल्यू की तरफ ही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ट्रू लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो आप फॉल्स समझेंगे। एक बार फिर देखते हैं, -1 और 0, इसमें सिलेक्ट करो कि आपको स्मॉलर वैल्यू कौन सी लगती है, 0 या -1। आपको पता होगा कि 0 बड़ी वैल्यू होती है और -1 की वैल्यूज 0 से छोटी होती है।
तो इसमें छोटी वैल्यू -1 थी, तो इसलिए जो लेस देन का साइन आना चाहिए था, तो एरो आनी चाहिए थी -1 की तरफ, जबकि ये गलत तरफ जा रही है, इसलिए हम इसको फॉल्स बोलेंगे कि ये ट्रू रिलेशन नहीं है, ये फॉल्स रिलेशन है। इनकी भी आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे इसको भी आपको समझना चाहिए कि ट्रू और फॉल्स किस तरीके से डिसाइड करते हैं, इनकी भी क्वेश्चन करते हुए आपको जरूरत पड़ेगी। 1 और 0 में सोचना है कि लेस देन आएगा या ग्रेटर देन, और अगर लेस देन आया तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो किस तरीके से सोच सकते हैं। इन दोनों में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 0 है, तो इनमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, तो आप कहेंगे 0, तो एरो होनी चाहिए थी 0 की तरफ, जो इसमें नहीं है। इस समय ये जो एरो का सिंबल है ये 1 की तरफ है, तो इसलिए आप इसको ट्रू ना कह करके फॉल्स कहेंगे। इसमें चेक करते हैं -1 और 0। -1 और 0 में अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलेंगे -1 स्मॉलर वैल्यू होती है और 0 तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू होती है। तो ये सिंबल बिल्कुल सही है, छोटी वैल्यू की तरफ ही एरो आ रहा है, तो आपने इसमें लिखा ट्रू। इसी तरीके से आप इन सभी को भी चेक करेंगे, तो ट्रू और फॉल्स मैंने सही लिखे हैं कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। वही एक आपको फिर दोबारा से समझा देते हैं। सपोज मैं ये समझा रहा हूं, 0 और -5 में छोटी वैल्यू सोचिए आप क्या होती है। 0 वैल्यू पॉजिटिव है और -5 तो नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये वैल्यू छोटी है, तो एरो भी इसी की तरफ होना चाहिए था। तो अगर ये सही है तो आपने इसमें ट्रू लिखा। अब क्वेश्चंस में जब आप इनइक्वालिटीज के ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है कि आपको कुछ इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है। तो वो लैंग्वेज के टोटल हमारे पास 5 टाइप्स हैं, तो वो 5 टाइप्स मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट टाइप चेक करते हैं, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिले, यहां 0 की जगह कोई और नहीं आ सकता। जब भी कॉमा डाल के x, y होगा, तो यहां अगर होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या लैंग्वेज लिखनी चाहिए वो आपको याद करनी है। और इसकी जगह कई बार किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, आपको 2 वर्ड मिलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों को खुद पैक करेंगे दैट इंप्लाइज करके कि x, y ग्रेटर देन 0 समझा जा सकता है। और अब आप इसके लिए ये 6 वर्ड्स, 6 लेटर्स की एक लाइन याद करेंगे, 6 वर्ड्स की। फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। गिन लीजिए, टोटल 6 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ड्स की आपको एक सेंटेंस याद करना है, फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें भी एक नया वर्ड है, आपको इसका मीनिंग भी समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ने ये शब्द क्या लिख दिया। फिजिबल रीजन का मीनिंग होता है कि पूरे क्वेश्चन का जो कॉमन पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये टोटल आपको पता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, एक्स एक्सिस यहाँ पे होती है और वाई एक्सिस ऐसे वर्टिकल होती है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी जाती है, इधर ओरिजिन रहता है, ओरिजिन से इस वाली साइड प्लस x होता है, इधर वाली साइड माइनस x होता है, ऊपर वाली साइड प्लस y होता है और नीचे वाली साइड माइनस y होता है। 10th में भी इस तरीके के ग्राफ आपने बनाए हैं। लेकिन अब आप समझें कि जो ग्राफ का ये वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। जब भी x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, ना आप इसमें सर्च करेंगे ना इसमें ना इसमें। अगर होगा भी, अगर आंसर फर्स्ट में भी है फोर्थ में है तो आप सिर्फ बताएंगे हमें फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला रिजेक्ट माना जाएगा क्योंकि हमें लिख के दिया गया x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जिस क्वेश्चन में भी x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो तो आपको सिर्फ आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिलेक्ट करना है, वही आपको रिपोर्ट करना है। बाकी अगर कहीं और भी आता है तो उसको आप इग्नोर करेंगे, यूज नहीं करेंगे आंसर में। तो इस तरीके से आपको ये करना है। टाइप सेकंड शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। टाइप सेकंड में मैंने आपको 4 केसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन चारों केसेस में जब हम लैंग्वेज लिखेंगे तो इस बार पहली बार जब हमने सिखाया था x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उसमें मैंने जो आपको लाइन आपको याद करनी सिखाई इंग्लिश में
जो आपको लिखनी है वो 6 वर्ड्स के लिए, इसमें 13 वर्ड्स लिखे हैं मैंने। तो 13 वर्ड्स लिखने का मेरा एक पैटर्न है कि 3 वर्ड्स 3 वर्ड्स 3 वर्ड्स 3 वर्ड्स, 12 तो यही हो जाते हैं और एक अलग से लिखता हूं। हर बार मैं इसी पैटर्न से लिख रहा हूं, 3 3 3 3 और 1 3। काउंट करते हैं, मैं इसको 3 कैसे गिन रहा हूं, 1 और ये 2 और ये 3 4, फिर दोबारा से 1 2 3, फिर दोबारा से 1 2 3 1 2 3 और लास्ट में ये, इसको मैं अलग मानता हूं तो 13 वर्ड्स हो जाते हैं। तो जो भी आपका इस टाइप में मैं सिखाऊंगा 13 वर्ड्स की आपको एक लाइन लिखनी होगी। तो देखते हैं क्या सिखाना चाहता हूं मैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ अगर कभी हमें बनाना हो तो हमें क्या तो लैंग्वेज लिखनी है और किस तरीके से ग्राफ बनाना है वो सीखते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कांस्टेंट, फिर जो कांस्टेंट आपको दिया गया उसका नाम, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स, फिर आप लिखेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब स्टूडेंट यहां पे पूछ सकता है सर ओपन हाफ प्लेन क्यों नहीं लिखा आपने? मैंने आपको सिखाया था कि क्लोज्ड हाफ प्लेन हम वर्ड तब यूज करेंगे जब यहां पे इक्वल टू का सिंबल भी साथ में होगा। अब आप इसके सेकंड केस में देखिए, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो मैंने क्लोज्ड हाफ प्लेन नहीं लिखा, ओपन हाफ प्लेन लिखा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, बाकी वही लिखा। जब हम थर्ड टाइप में आएंगे तब भी कांस्टेंट x लेस देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड हाफ प्लेन। इस बार क्लोज्ड इसलिए लिखा क्योंकि लेस देन के साथ भी इक्वल टू है। और इसकी फोर्थ टाइप में जब हम जाते हैं तो कांस्टेंट x लेस देन 2 रिप्रेजेंट्स ओपन हाफ प्लेन। इस बार ओपन इसलिए लिखा क्योंकि इसमें लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो मतलब आप सीख रहे होंगे कि जब ग्रेटर देन के साथ या लेस देन के साथ इक्वल टू भी साथ में है तब तो आप क्लोज्ड वर्ड यूज करेंगे। जब यहां पे इक्वल टू नहीं है, यहां पे नहीं है, तब आप ओपन वर्ड यूज करेंगे, ओपन हाफ प्लेन। तो मुझे लगता है कि आपको 6 वर्ड याद हो गए होंगे। लैंग्वेज दोबारा से याद करते हैं, कांस्टेंट x ग्रेटर देन 2 रिप्रेजेंट्स, फिर 3 शब्द और याद करें, क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब टू द राइट क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये जो एरो की जो डायरेक्शन है ये हमारे राइट हैंड की तरफ जाती है, तो टू द राइट। इसमें डायरेक्शन किस साइड जा रही है? टू द लेफ्ट, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है, इसलिए इसमें टू द लेफ्ट लिखा। इसमें किधर जा रही है? टू द लेफ्ट। इसमें ये जो एरो की डायरेक्शन है किधर जा रही है? राइट की तरफ, तो लिखा टू द राइट। तो मतलब जब आपने 3 शब्द शुरू में लिखे, कांस्टेंट x ग्रेटर देन 2 रिप्रेजेंट्स, फिर आपको लिखना है क्लोज्ड हाफ प्लेन या ओपन हाफ प्लेन, वो भी आपने लिखा। फिर उसके बाद आपको लिखना है डायरेक्शन कि किस साइड आपके ग्राफ की शेड जाएगी, टू द राइट या टू द लेफ्ट। ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, ये 3 शब्द फिर हो जाते हैं और फिर लाइन को लिखेंगे x इक्वल टू 2 फुल स्टॉप। तो ये 13 वर्ड्स की आपने एक लाइन याद की। जब इसमें मैं ये लाइन लिखना चाहता हूं तो कांस्टेंट x ग्रेटर देन 2 रिप्रेजेंट्स ओपन हाफ प्लेन इसलिए लिखा गया क्योंकि इक्वल टू नहीं है, और टू द राइट इसलिए लिखा गया क्योंकि ये डायरेक्शन राइट की तरफ जा रही है, टू द राइट ऑफ द लाइन, और लाइन का नाम x इक्वल टू 2। इसमें लैंग्वेज याद करते हैं, कैसे लिख पाएंगे? कांस्टेंट x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड हाफ प्लेन, हमने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इक्वल टू है। टू द लेफ्ट इसलिए यूज किया क्योंकि ये डायरेक्शन जो है एरो की लेफ्ट की तरफ जा रही है, ऑफ द लाइन x इक्वल टू 2। और इसको देखते हैं, कांस्टेंट x लेस देन 2 रिप्रेजेंट्स ओपन हाफ प्लेन टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, ऑफ द लाइन x इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ बनाना भी सीखते हैं। तो आपको ग्राफ में पता है x एक्सिस और y एक्सिस इस तरीके से दिखाते हैं। 1 1 के गैप पे हमने 1 2 3 1 -1 2 -1 सॉरी +1 +2 +1 +2 और नीचे -1 और -2 ऐसे मार्क किया। अब हमें x इक्वल टू 2 सर्च करना है। x इक्वल टू 2 यहां मिला, हमने ये लाइन लगाई। अब जब ये लाइन लगानी है तो आपको पहले सोचना है कि ये डार्क लाइन लगेगी या डॉटेड। डार्क लाइन इसलिए लगेगी क्योंकि इक्वल टू है, क्लोज्ड हाफ प्लेन बनाना है। डार्क लाइन लगाने के बाद इसमें शेड इस साइड क्यों की हमने? क्योंकि ये जो एरो की डायरेक्शन है राइट में जा रही है, तो आपने इस साइड आपको ये शेड करनी है। तो कुछ गैप पे आपको 1 सेंटीमीटर के गैप पे ये लाइंस लगानी है। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि कितनी लाइंस लगानी है, कितनी लंबी लगानी है। ये लाइन छोटी बड़ी भी हो सकती है और एक प्रॉपर गैप पे भी रख सकते हैं, कम ज्यादा गैप भी हो जाए चलता है। तो ये इस तरीके से आपको शेड कर देना है।
फिर इसमें सोचते हैं कि हमने ये डॉटेड लाइन क्यों लगाई ग्राफ में x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि इसमें इक्वल टू साथ में नहीं है, तो हमने ओपन हाफ प्लेन बनाना था, इसलिए हमने डॉटेड लाइन लगाई। उसके बाद शेड इसकी भी राइट हैंड साइड, क्योंकि एरो किस साइड जा रही है, राइट की तरफ, तो इसकी शेड राइट की तरफ हमने शेड दिखाई। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें डार्क लाइन क्यों लगाई गई है x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि इक्वल टू सिंबल है तो इसलिए डार्क लाइन लगी। क्लोज्ड हाफ प्लेन कहलाता है ये डार्क लाइन के साथ जब बनता है। उसके बाद इसकी शेड इस साइड इसलिए गई क्योंकि ये एरो की डायरेक्शन लेफ्ट में जा रही है, तो टू द लेफ्ट आपने शेड करनी है। और ये जो शेडिंग लाइन के बारे में बच्चे फिर कंफ्यूजन में जा रहे होंगे कि सर कितनी लंबी लगानी है, कितने गैप पे लगानी है, तो इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। आप एक प्रॉपर सा गैप रखते हुए लाइनें लगा सकते हैं और छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन क्यों लगाई? डॉटेड लाइन इसलिए लगाई क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है साथ में, तो आपने डॉटेड लाइन लगाई, ये ओपन हाफ प्लेन कहलाता है। उसके बाद इसकी शेड लेफ्ट में क्यों की गई? क्योंकि ये एरो लेफ्ट की तरफ है, तो आपने इसकी शेड लेफ्ट में की और इस तरीके से आपने एक ग्राफ बनाया। आपने नीचे लाइन का नाम भी लिखा x इक्वल टू 2, इसमें भी लिखा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2x। नीचे आपको -y लिखना है, हमेशा हैबिट बना लीजिए, ऊपर +y, इधर +x और इधर -x। हर एक ग्राफ में आप इस तरीके की प्रेजेंटेशन जरूर देंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि ग्राफ पेपर में जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो आप लेस देन इक्वल टू वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे, इक्वल टू वाला सिंबल यूज। पूरे ग्राफ पेपर पे कहीं भी ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल नहीं डाल सकते, आपको इक्वल टू के साथ लिखना होगा। तो x इक्वल टू 2, ऐसा हमने हर बार x इक्वल टू 2 करके ही लाइन को लिखा। सेकंड टाइप और नेक्स्ट टाइप थर्ड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें भी मैंने आपको 4 केसेस समझाऊंगा और इस बार 11 वर्ड्स की आप एक सेंटेंस याद करेंगे। फर्स्ट टाइम जब मैंने x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिखाया था तब मैंने बताया था कि आपको सिर्फ 6 वर्ड्स के लाइन याद करनी है। फिर जब मैंने x कैटेगरी के टाइप सिखाए, फिर मैंने आपको सिखाया कि आपको 13 वर्ड्स की लाइन याद करनी है। लेकिन अब अगर y में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको 11 वर्ड्स की एक लाइन याद करनी है और बिल्कुल लास्ट वाली लाइन को कॉपी करके बनाया है। जैसे देखते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन 2, y लेस देन इक्वल टू 2, y लेस देन 2। ये 4 टाइपों को समझने की कोशिश करते हैं। कांस्टेंट y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन हमने यहां पे क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पे इक्वल टू सिंबल भी है। अगर यहां इक्वल टू सिंबल नहीं है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, तो फिर हमने यूज किया ओपन हाफ। उसके बाद अब यहां सीखते हैं हमने अबव वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि y में अबव या बिलो होता है, x में लेफ्ट और राइट होता है, लेकिन y में आप देख रहे हैं या तो अबव वर्ड यूज करना पड़ेगा या बिलो वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे अबव लिखा गया और यहाँ पे बिलो वर्ड लिखा गया? तो वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे y किसी और को मार रहा है कि y ग्रेटर देन है, तो इसलिए जब y किसी और को मारेगा तो उसका नाम प्रसिद्ध होगा, यानी ऊपर की तरफ शेड जाएगी, अबव की तरफ। अगर y खुद मरेगा, जैसे आप देखिए एरो लग रही है खुद y को, तो y को लग रही है तो इट मींस y नीचे गिरेगा, तो जब नीचे गिरेगा तो उसकी शेड बिलो ऑफ द लाइन आएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब y ग्रेटर देन है तो आपको बोलना है अबव। फिर 3 वर्ड याद कीजिए, ऑफ द लाइन और y इक्वल टू 2। और इसकी ग्राफ बनाना सीखते हैं। y इक्वल टू 2 ढूंढना है आपको, मिल गया आपको y इक्वल टू 2। आपने डार्क लाइन लगाई। डार्क लाइन क्यों लगाई? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। फिर उसके बाद शेड अबव में क्यों की? क्योंकि y खुद नहीं मार रहा, किसी और को मार रहा है, तो उसका नाम प्रसिद्ध हो रहा है, यानी कि अबव द लाइन। और यहां पे सीखते हैं कि y ग्रेटर देन 2, कांस्टेंट y ग्रेटर देन 2 रिप्रेजेंट्स ओपन हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो हमने डॉटेड लाइन लगाई। उसके बाद अबव इसलिए किया क्योंकि y खुद नहीं मार रहा, किसी और को मार रहा है, तो उसका नाम फेमस हो रहा है। फेमस हो रहा है तो यानी ऊपर जा रहा है उसका नाम, तो अबव द लाइन, ऑफ द लाइन और y इक्वल टू 2। यहां पे सीखते हैं, यहां पे कैसे किया? कांस्टेंट y लेस देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इक्वल टू है। बिलो इसलिए यूज किया क्योंकि y खुद मर रहा है, जब कोई मरता है तो नीचे की तरफ गिरेगा, तो बिलो ऑफ द लाइन y इक्वल टू 2। और इसमें शेड नीचे कर देंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कांस्टेंट y लेस देन 2 रिप्रेजेंट्स ओपन हाफ प्लेन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ओपन हाफ प्लेन यानी डॉटेड लाइन लगेगी। बिलो
इसलिए यूज किया क्योंकि y खुद मर रहा है, जब कोई मरता है तो नीचे की तरफ गिरता है, तो यानी शेड नीचे की तरफ जाएगी, बिलो ऑफ द लाइन y इक्वल टू 2। तो ये चारों टाइप से आप समझने की कोशिश कीजिए कि कभी आपको शेड अबव करनी है, कभी आपको शेड बिलो करनी है, कभी आपको डार्क लाइन की हेल्प लेनी है, कभी आपको डॉटेड लाइन की हेल्प लेनी है। तो ये चार केसेस समझने से आपकी टाइप थर्ड ओवर हो जाती है। फर्स्ट टाइप जब मैं बता रहा था तो फर्स्ट टाइप में मैंने x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्वेश्चन टाइप बताया आपको। उसमें मैंने आपको 6 वर्ड्स का एक सेंटेंस याद करने के लिए कहा। फिर सेकंड टाइप जब मैंने शुरू की तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला टॉपिक सिखाया। उसमें लगभग मैंने आपको 13 वर्ड्स की एक लाइन बताई। फिर y थर्ड टाइप शुरू की, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसको बताते समय मैंने लैंग्वेज में आपको 11 वर्ड्स की एक लाइन लिखने को कहा। लेकिन अब एक ऐसा टाइप आ रही है जिसमें x और y दोनों होंगे और लेस देन या ग्रेटर देन का साइन भी होगा, इक्वल टू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तब हम किस तरीके से क्या थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे और किस तरीके से उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे, ये दोनों समझने की बात है। तो ये वो टाइप बनती है जिसमें अकेला x नहीं होगा, अकेला y नहीं होगा, बल्कि दोनों होंगे। अगर अकेला x होता तो 13 वर्ड्स की एक लाइन लिख के काम चल जाता थ्योरेटिकल पार्ट में। अगर अकेला y होता तो 11 वर्ड्स की एक लाइन लिखने से काम चल जाता। लेकिन अगर x और y दोनों हैं और कांस्टेंट भी है तो तब आपको ये सब कुछ लिखना है जो मैं आप समझाने वाला हूं। तो समझिए, ये टॉपिक हल्का सा आपको 10th में भी किया होगा, लेकिन तब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं होता था, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता था। तो 10th में भी ये आपने किया होगा। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वेशन को, इस कंस्टेंट को, इसको या तो हम इनइक्वेशन बोल सकते हैं या कंस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी साइंस है, या तो लेस देन का या ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेस देन ग्रेटर देन, कुछ भी ऐसे चार साइन में से कुछ भी हो तब हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो पहले आपको इस कांस्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे आप कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज। तो इस कांस्टेंट की इक्वेशन क्या बनती है वो आपने बनाया, 2x + y = 6। तो लेस देन इक्वल टू की जगह आपने इक्वल टू लिखा, जिससे ये कांस्टेंट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। फिर अब आप इसको टेबुलर फॉर्म देंगे और एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे और एक बार y की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ये फिक्स है कि आपको हर बार एक बार x को 0 पुट करना है और एक बार y को 0 पुट करना है। जब भी यहाँ पे x भी हो, y भी हो और कांस्टेंट भी हो, तब आपको यही पैटर्न अडॉप्ट करना है। तो x को 0 पुट करने से, जब आपने x को 0 पुट किया, 2 × 0 0, y की वैल्यू आपको 6 मिली, इसलिए हमने यहाँ 6 लिखा। और जब हमने y को 0 पुट किया, y को 0 पुट करके देखिए, तो 2x + 0 = 6। तो 2x = 6, x = 6/2, कैंसिल करके आपको 3 मिलता है। तो y की वैल्यू आपको 3 मिली। ये आपको कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ काम में कर सकते हैं। फिर आपको लिखना होता है पुट x = 0 and y = 0। हमेशा यही लिखना है, x = 0 and y = 0 इन दिस कंस्टेंट। इस कंस्टेंट को लिखते हुए हमने एक प्रिकॉशन लिया है कि इक्वल टू अगर यहाँ है तो आप जब ये टेस्ट करना शुरू करते हैं, पुट करके टेस्ट करते हैं, शेडेड रीजन पता लगाते हैं ऐसे कि शेडेड किधर जाएगी। तो शेडेड रीजन का पता लगाते समय जब आप कंस्टेंट को दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, तो एक प्रिकॉशन लेना है कि अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो वो साथ में ना लिखें। फिर आप x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करके देखते हैं तो 0 < 6 आता है। तो अब आप मुझे बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। इनमें छोटी वैल्यू 0 है और बड़ी वैल्यू 6 है, तो एरो हमेशा छोटी की तरफ होना चाहिए, जो है भी सच में छोटी की तरफ, तो इसलिए हमने इसमें ट्रू लिखा। और जैसे ही ये ट्रू बनता है तो हमने एक सेंटेंस भी लिखना है, दैट इंप्लाइज 0 0 0 0 पुट किया था आपने, x को भी 0 y को भी 0, 0 0 बनता है ओरिजिन पॉइंट। हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओरिजिन लाइज इन क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब यहाँ पे क्लोज्ड हाफ प्लेन क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होगा तो हम ओपन हाफ प्लेन लिखेंगे, लाइज इन क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कंस्टेंट। तो सेंटेंस याद कीजिए, 0 0 लाइज, अगर ट्रू आता है तो आप ऐसे लिखेंगे 0 0 लाइज इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कंस्टेंट। अगर ये फॉल्स आता तो आप लिखते 0 0 डज नॉट लाई इन क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कंस्टेंट। फिर आप ऐसा लिखते हैं। लेकिन अभी ट्रू है तो आपको ये सेंटेंस करना है। जब फॉल्स आएगा तब क्या सेंटेंस लिखना है उसकी प्रैक्टिस भी हम करा देंगे, ये सेकंड केस में लेंगे।
अब इसका ग्राफ समझते हैं कि हमने ये ग्राफ कैसे बनाया। ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे x लेना होता है और इधर y लेना होता है। ऊपर पॉजिटिव वाइज होते हैं, नीचे नेगेटिव वाइज होते हैं। राइट हैंड साइड पॉजिटिव x होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव x होते हैं। तो उस तरीके से मार्किंग कर दिया गया। फिर ग्राफ पेपर पे आपने मार्क कर जब किया तो ये टेबल आपको कह रही है कि आप एक ऐसा पॉइंट सर्च कीजिए जब x 0 हो और y 6 हो। तो x तो बिल्कुल भी ना हो, 0 हो, और y 6 हो, तो मीनिंग आपको y एक्सिस पे मिला। इसमें x तो 3 हो लेकिन y बिल्कुल भी ना हो, 0 हो, तो यानी ये x एक्सिस पे मिलेगा। तो आपको ये 3 मिला और y बिल्कुल भी नहीं है, तो यही पॉइंट है वो 3,0 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये 0,6 को रिप्रेजेंट करता है। और आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के डार्क लाइन लगाई। डार्क लाइन आपने इसलिए लगाई क्योंकि इस कांस्टेंट में इक्वल टू सिंबल भी है। अगर इसमें इक्वल टू सिंबल ना होता, जैसा कि मैं सेकंड केस में समझाऊंगा, फिर हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। तो इस समय हमने क्लोज्ड हाफ प्लेन बनाने वाली डार्क लाइन लगाई और इसका नाम भी लिखा। नाम लिखते हुए, इक्वेशन का नाम लिखते हुए आपको प्रिकॉशन मैंने पहले भी कहा कि आप लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं डालेंगे, इक्वल टू का। ग्राफ पे कभी भी हम इनइक्वालिटी सिंबल नहीं यूज करेंगे, इक्वल टू इक्वेशन यूज करेंगे। अब उसके बाद इसकी शेड करने की बात है कि इधर शेड आएगी या इधर शेड आएगी। इसमें अबव या बिलो नहीं बोल सकते। अबव या बिलो तो अब हम तब बोलते हैं जब लाइन बिल्कुल इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन पे हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो, तब हम या तो अबव बोल सकते हैं या बिलो। लेकिन इस पोजीशन में हम अबव या बिलो वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो इसमें कैसे पता लगता है कि हमें किधर शेड करनी है, ओरिजिन की साइड करनी है या ओरिजिन से अपोजिट साइड करनी है? तो जब हमने 0 0 पुट किया था, ये हमने किया ही इसलिए था ताकि हमें शेडिंग रीजन पता लग सके। 0 0 पुट करते समय हमारा रीजन आया था ट्रू, तो ये 0 0 है और इस लाइन को ये कह रहा है कि मैं ट्रू हूं, तो हम ट्रू की तरफ ही चले जाएंगे। अगर ये कहता कि मैं फॉल्स हूं तो हम इसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाते, इससे अपोजिट साइड शेड कर देते। लेकिन अभी ये ओरिजिन पॉइंट कह रहा है कि मैं ट्रू हूं, तो जब ये खुद को कह रहा है कि मैं सच हूं, तो हम इस सच की तरफ ही चल पड़ेंगे और शेड बना देंगे। तो 0 0 लाइज इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कांस्टेंट। इस तरीके से कुछ करना है। अब एक बार फिर समझते हैं। ये केस मैंने एक ऐसा लिया जिसमें यहाँ ट्रू होने की बजाय फॉल्स है। तो अब इसको सीखते हैं यहाँ कैसे होगा। 2x + y > 6, इसमें भी इक्वल टू नहीं है। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलेंगे या कांस्टेंट को इक्वेशन में बदलेंगे। तो उसका सेंटेंस याद कर लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, और फिर आपने इस ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू लिखा। फिर आपने टेबुलर फॉर्म बनानी है, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x को 0 पुट करने से y की वैल्यू 6 आती है और y को 0 पुट करने से x की वैल्यू 3 आती है। वो आप रफ कॉपी में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर हर बार आपको शेडेड रीजन पता लगाने के लिए जब भी x, y और कांस्टेंट वाला क्वेश्चन हो तो x को 0 और y को 0 ही करना है और इसे टेस्ट करना है कि हमारा शेडेड रीजन किधर जाएगा। तो इन कांस्टेंट का नाम लिखना है। आज इसमें पहले से इक्वल टू का साइन नहीं है तो कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन था तो यहाँ एक प्रिकॉशन लेनी थी। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर हमने बस वो कांस्टेंट ही लिखना है। और 0 0 पुट करने से हमारा रिलेशन ऐसा बना। अब हमें इसे को ट्रू या फॉल्स में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो आप गेस कीजिए 0 और 6 में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? तो 0 है, तो एरो होनी चाहिए थी 0 की तरफ, जबकि ये है 6 की तरफ, तो ये गलत हो रहा है। तो इसलिए हमने पीछे फॉल्स लिख दिया। और फॉल्स लिख के सेंटेंस क्या बनता है? ओरिजिन 0 0 मींस x = 0, y = 0 मींस ओरिजिन। इस पॉइंट पे x भी 0 होता है और y भी 0, तो हम इसको ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओरिजिन डज नॉट लाई इन द ओपन हाफ प्लेन, कि ओरिजिन आज आपके ओपन हाफ प्लेन में नहीं आएगा। तो ओपन हाफ प्लेन वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो हमें डॉटेड लाइन लगानी है ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कांस्टेंट। और जब हमने 0 0 चेक किया तो ये 0 0 पॉइंट है, ये लाइन है। हम लाइन कैसे लगाते हैं वो भी आपको पता है। एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है जब x 0 हो और y 6 हो, वो पॉइंट ये मिलता है। एक ऐसा सब पॉइंट सर्च करना है जब x 3 और y 0 हो, तो वो पॉइंट ये मिलता है। और इसको ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से। रीजन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमने डॉटेड लाइन लगाई और इसका नाम लिख दिया। नाम लिखते हुए भी एक प्रिकॉशन है कि आपने यहाँ इनइक्वालिटी सिंबल नहीं डालना है बल्कि इक्वल टू डालना है। फिर उसके बाद शेड करने की बात आती है कि इसकी शेड ओरिजिन वाली साइड होगी या ओरिजिन से अपोजिट साइड होगी। तो ओरिजिन पे जब हमने टेस्ट किया था तो हमारा क्या आया था? फॉल्स। तो ये ओरिजिन इस लाइन को क्या कह रहा है कि मैं फॉल्स हूं, तो झूठ की तरफ तो कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो अगर इधर झूठ का एरिया है तो इधर सच वाला एरिया है, तो आपको सच वाली साइड जाना है, ट्रू वाली साइड जाना है। तो इसलिए आपने ये रीजन मार्क कर दिया, शेड कर दिया। तो ये आपका ये ओपन हाफ प्लेन आपका आंसर आया। और इस बार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओपन हाफ प्लेन आपका ये वाला रीजन आंसर आया। टाइप 5 स्टूडेंट्स, टाइप 5 जो है वो एक स्पेशल टाइप है टाइप 4 की।
टाइप फोर्थ और टाइप फिफ्थ में क्या फर्क देख रहे हैं आप? टाइप फोर्थ में क्या होता था, यहाँ पे एक्स और वाई वाली टर्म्स और लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स के साथ एक कांस्टेंट भी होता था, लेकिन फिर टाइप में यहाँ जीरो ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। मतलब इस टाइप के बारे में आप सिर्फ तभी सोचेंगे जब आपका ये ए, ये बी और इस पोर्शन को हम सी बोलते हैं, जिसमें सी पार्ट ओनली जीरो होना चाहिए। जब कांस्टेंट पार्ट आपका जीरो हो तब आप फिफ्थ टाइप के बारे में सोचेंगे। तो ये एक स्पेशल टाइप है जो टाइप 4 से ही जनरेट हुई है। तो सीखते हैं इसमें क्या विशेष बातें ध्यान रखनी है आपको। ये टाइप 4 से कुछ नई नॉलेज के साथ है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदला, कंस्टेंट को आपने इक्वेशन में बदला। मैं कभी इन इक्वेशन या कभी कंस्टेंट बोलता हूं, ये एक ही चीज के दो नाम है, कंस्टेंट या इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन या कंस्टेंट को हमने इक्वेशन में बदल दिया, तो ये इक्वेशन इक्वल टू में बन गया। फिर आपने पहले मैं बताया करता था टाइप फोर्थ में कि एक बार x को जीरो और एक बार y को जीरो पुट कर दें। अगर हम उस मेथड से करेंगे तो इसका यहाँ पे भी जीरो के साथ जीरो ही आएगा, तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जब हम x की जगह जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू जीरो आएगी। रीजन 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और 3y इक्वल टू जीरो बनेगा। फिर y इक्वल टू जीरो बाई 3 यानी y भी जीरो आएगा। तो x को जीरो पुट करने से y भी आपका जीरो आएगा। फिर अगर आप y को भी जीरो पुट करते हैं तो दूसरा भी जीरो आएगा। तो एक ही पॉइंट दो बार लिखना तो गलत होगा। तो आप अगर कोई नया पॉइंट अपने आप सोचेंगे और x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये 3 पे डिवाइड हो जाए। तो 3 जब मैंने यहाँ पुट किया, 1 पुट करने से वैल्यू 5/3 आती है, वो मुझे पसंद नहीं आई। 2 पुट करने से भी 10/3 आती है माइनस में, वो भी मुझे पसंद नहीं आई। जब मैंने 3 पुट किया तो एक मुझे होल नंबर मिला। जैसे मैंने 3 पुट किया तो 3 पुट करने से क्या बनता है 15। 15 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे -15। 3/-15/3 करने से -5 बचता है। तो आपने ये कैलकुलेशन की और एक दूसरा पॉइंट भी निकाल दिया। एक तो पहले जो 4 टाइप होती थी उसमें हम हमेशा कहते थे कि एक बार x को जीरो और एक बार y को जीरो। एक तो यहाँ भी चेंज है कि आप जब टेबल बनाएंगे तो दूसरा पॉइंट आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 2 3 4 5 कुछ पुट करना है जिससे आपका होल नंबर में कोई नंबर आए। होल इंटीजर में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो उस तरीके से आपको कैलकुलेशन सोचनी है। और अब आती है पुटिंग की बारी। जब आप शेडेड रीजन का पता लगाना चाहते हैं कि मेरी शेड किस साइड जाएगी, वो पता लगाने के लिए 4 टाइप में हम यहाँ बोला करते हैं कि हमेशा पुट करेंगे x को जीरो और y को जीरो। लेकिन आज मैं मना कर रहा हूँ कि जीरो जीरो नहीं पुट कर सकते जब कांस्टेंट भी जीरो। तब आपको जीरो जीरो ना लेकर के कुछ और पॉइंट लेना पड़ेगा। और जो भी पॉइंट आपके मन में आ रहा है, सपोज मेरे मन में आया x को 1 और y को 1, लेकिन उसको आपको एक बार जरूर चेक करना है कि 1 1 पुट करने से वो जीरो तो नहीं बनता। अगर 1 1 पुट करने से भी x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करने से भी कैलकुलेशन जीरो बन रही होती इस साइड की, तो ये वैल्यू भी पुट करना अलाउड ना होता। लेकिन आज जब मैंने पुट करके देखा तो 1 1 पुट करने से कम ये राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन की कैलकुलेशन जीरो तो नहीं आ रही। तो इसलिए हमने इसको प्रेफर किया कि हम 1 1 ट्राई कर लेते हैं, 0 0 नहीं कर सकते। तो जब हमने 1 1 पुट किया तो पुट करने से क्या होने वाला है, 1 पुट किया, यहाँ पे y की जगह भी 1 पुट किया, तो कैलकुलेशन 5 + 3 यानी 8 और लेस देन 0। अब हमें चेक करना है कि ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें। तो आप चेक कीजिए इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 0 है। 0 की तरफ एरो होनी चाहिए थी जबकि है 8 की तरफ। तो आपने ये बात फॉल्स लिखा कि ये गलत है। जैसे ही आपको लगा कि ये फॉल्स है तो लाइज की जगह डज नॉट लाई वाला सेंटेंस बनाएंगे आप 1 1। अब 0 0 ना लिख करके आप कौन सा पॉइंट लिखेंगे, जो पॉइंट आपने यहाँ एज्यूम किया है। यहाँ पे 0 0 तब करते हैं जब यहाँ कांस्टेंट 0 ना हो। लेकिन जब यहाँ कांस्टेंट 0 होता है, यहाँ 0 0 पुट करना अलाउड नहीं होता, कुछ और पुट करना होता है। और वो भी एक ऐसा नंबर जिसके पुट करने से इधर का पोर्शन 0 ना बनता हो। तो आज 1 1 जब हमने किया तो 1 1 डज नॉट लाई इन द ओपन हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन हमने इसलिए लिखा क्योंकि कंस्टेंट में इक्वल टू का साइन है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो मैं लिखता यहाँ पे क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कंस्टेंट, ये सेंटेंस लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे यहाँ पे ग्राफ बनाना होगा, मैंने इस साइड बना दिया। तो अब आप देखें किस तरीके से बनाया गया, इधर पॉजिटिव x, इधर माइनस नेगेटिव x, ऊपर पॉजिटिव y और नीचे नेगेटिव y, ये सब आपको पता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 वगैरह। अब आपको 0 0 सर्च करना है। तो 0 0 एक पॉइंट होता है ओरिजिन। तो एक पॉइंट आपको ये ओरिजिन मिला। दूसरा पॉइंट है x में 3 और y में -5। x में 3 आपको यहाँ मिलता है और y में -5 आपको नीचे जाना पड़ेगा और आपको -5 इधर से और x का 3 इधर से। तो आपको ये पॉइंट 3, -5 मिलता है।
अब आप इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे, लेकिन लाइन डार्क लगानी है डॉटेड, वो आप देख लेंगे इनइक्वालिटी का साइन के साथ में इक्वल टू होता तो डार्क लाइन लगाई जाती, जिसको हम क्लोज्ड हाफ प्लेन बोलते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमें ओपन हाफ प्लेन बनाना है, ओपन हाफ प्लेन के लिए हमें डॉटेड लाइन लगानी पड़ती है, तो हमने डॉटेड लाइन लगाई और इसका नाम भी लिखा कि 5x + 3y = 0 के साथ हमने इस इक्वेशन का नाम भी मार्क किया। उसके बाद शेड करने की बात आती है कि इसकी शेड इधर होगी या इधर, इसमें आप लेफ्ट और अबव या बिलो, लेफ्ट राइट वगैरह वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो इसमें किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं वो देखिए। 1 पॉइंट के हिसाब से आज आप टेस्ट कर रहे थे, तो 1 पॉइंट पहले सेलेक्ट करें कि आपके ग्राफ पेपर में कहां पे आता है। तो x का 1 और y का 1 जब आपने ढूंढा तो आपको ये मिला यहां पर, ये लाइन से ऊपर वाली साइड में, ऊपर वाले पोर्शन में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहां बैठ के ये पॉइंट कह रहा है कि मैं फॉल्स हूं। अगर ये इस लाइन को कह रहा है कि मैं फॉल्स हूं, तो क्या मीनिंग हुआ कि ये पॉइंट खुद कह रहा है कि मैं गलत इलाके में हूं, झूठे इलाके में हूं, गलत इलाके में। तो आपको झूठ वाली साइड तो जाना ही नहीं होता, हमेशा ट्रू वाली साइड। अगर इधर झूठ है तो सच की तो बनता है, नीचे बनता है, तो आपको शेड इस साइड करनी है। तो आपने लिखा 0 डज नॉट लाई इन द ओपन हाफ प्लेन। अगर ट्रू आया होता यहां तो हम इसी साइड चले जाते 1 वाली साइड, क्योंकि ये ट्रू था तो हमें सच की तरफ ही जाना था। तो आज हमें ये कह रहा है कि मैं झूठ हूं, तो हम सच नहीं, मतलब अगर ऊपर झूठ है तो नीचे क्या बनता है सच, तो आपको सच की तरफ शेड करनी है। शेड करने के बाद आपने ये लाइन भी समझ आ रही होगी अब 0 1 डज नॉट लाई। तो क्या हमारे शेडेड रीजन में 1 आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। 1 डज नॉट लाई इन द ओपन हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कांस्टेंट। इस तरीके से आपने ग्राफ बनाया। तो टोटल 5 टाइप मैंने स्टूडेंट्स आपको बताई, ये पांचों की पांचों टाइप्स आप एक फार्मूले की तरह कंसीडर करें। और अगर ये आपको पांचों टाइप में क्लियर हो जाती है तो एक ऐसा क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसमें से एक 6 मार्क्स क्वेश्चन आपको फाइनली मतलब सितंबर में और दिसंबर में तो पक्का मिलेगा देखने को, तो उसको आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लेकिन शर्त है आपको ये पांचों टाइप्स की लैंग्वेज थ्योरेटिकल पार्ट किस तरीके से लिखना है और उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, इसकी रिहर्सल बहुत अच्छी तरीके से करनी है। फिर भी मैं ये सिंगल टाइप के बेस पे आज भी आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आप उस असाइनमेंट को कीजिए, वो आपके लिए 6 मार्क्स की अगली वीडियो के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप आज यहाँ मेहनत करेंगे तो वो आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो पाएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, जो 5 टाइप में मैंने करवाई उसके बेस पे अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट नंबर 21। वीडियो के बेस पे जो वीडियो नंबर डालता हूँ मैं वही असाइनमेंट नंबर डालता हूँ। तो असाइनमेंट नंबर 21 के बेस पे अब आप देखें कि इस तरीके से क्वेश्चंस क्या हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। इन दो इनइक्वालिटीज को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो 2 डायमेंशनल प्लेन वही कहलाता है जो एक्स और वाई में आप बनाना सीख रहे हैं। तो एक मैंने ऐसा दिया जिसमें टाइप नंबर 3 लगेगी, इसमें देखेंगे तो टाइप नंबर 2 लगेगी, और यहाँ पे इस लैंग्वेज की जगह कभी-कभी ये लैंग्वेज भी लिखी जा सकती है, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें कांस्टेंट 0 नहीं है। फिर टाइप नंबर 4 को इस तरीके से भी लिखा सकता है, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस कांस्टेंट्स। सॉल्व भी लिखा सकता है, सॉल्व दिस कांस्टेंट ग्राफिकली। तो ये अलग-अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, पर इस लैंग्वेज पे, इस लैंग्वेज पे, इस पे या इस लैंग्वेज पे आपको 2 डायमेंशनल ग्राफिक बनाना है एक्स और वाई की फॉर्म में। रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में आपको इसको सबको करना है। तो पहले इस पे आपको टाइप नंबर 3 लगानी है, इस पे टाइप नंबर 2 लगानी है, और ये सभी के सभी टाइप नंबर 4 के। टाइप 5 का कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं डाला गया। यहाँ 0 जरूर दिख रहा है लेकिन ये 0 नहीं माना जाएगा, ये 10 आपको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपका 2x - 5y और ग्रेटर देन इक्वल टू -10 बन जाएगा ये कांस्टेंट, और फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी के सभी 3rd से लेके 6 तक के सभी के सभी टाइप नंबर 4 पे बेस्ड है, और टाइप नंबर 5 का इस समय मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, और इसके आंसर भी नहीं मैं लिख पाया क्योंकि इसके तो आपको ही ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके आंसर भी चेक करूं, तो आप जो भी आप ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पे, वो ग्राफ पेपर फोटो खींचकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका ग्राफ बिल्कुल सही है या नहीं। और मेथड ये रहेगा, जब आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो मेथड आपको इस तरीके से करना है कि ये आपका नोटबुक रजिस्टर है, ये आपका नोटबुक रजिस्टर है। तो इसमें आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से नोट्स बनाएंगे वो देखें। जब आप ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे
क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन की थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे, फिर नीचे आप ग्राफ लगाएंगे। वो ग्राफ पेपर में से, ग्राफ कॉपी में से ग्राफ उखाड़ कर उसको फाड़ कर फिर आपको यहाँ पेस्ट करना है, और फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ करना है, फिर उसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, फिर आपको ग्राफ लगाना है। तो आपको पूरे एक क्वेश्चन एक पेज पे करना है। अगर कुछ जगह बच भी जाती है तो उसको छोड़ना है, अगला क्वेश्चन अगले पेज पे ही करना है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बना लें तो बहुत अच्छे बनेंगे। फिर आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।